मैनेजमेंट में एथिक्स चैप्टर में हम सीएसआर और वैल्यूज़ को प्रमुख रूप से पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके यूजीसी नेट लेवल पर प्रोसीजरल जस्टिस से संबंधित क्वेश्चन आए हैं और यूटिलिटेरियन थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, विसल बिलोइंग, लिबरल मॉडल और अकाउंटेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। एथिक्स वाली बात की जाए तो यह सिस्टम में एक प्रकार का मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जहाँ पर गलत और सही, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुडनेस एंड बैडनेस हमारे एक्शंस में और उनके मोटिव्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बाद, तो ये एथिक्स में आते हैं। जो बिजनेस एथिक्स होती है ये भी उन बेंचमार्क से रिलेटेड होते हैं जो कि ऊपर बताए गए हैं एथिक्स के बारे में, और सम एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बताई गई है इनकी जो डेफिनेशन एथिक्स की, बिजनेस एथिक्स के बारे में, वो ट्रेड ऑफ डेफिनेशन हो सकती है, मोरल डेफिनेशन के आधार पर डेफिनेशन बनाई जा सकती है, बनी है इनकी, और एप्लीकेशन बेस्ड डेफिनेशन भी है, और कंडक्ट के आधार पर भी एक डेफिनेशन है। कंडक्ट के आधार पर जो डेफिनेशन है वो बताती है कि जो एथिक्स है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है या रीजन है जिसे कि कंडक्ट के आधार पर गवर्न करना चाहिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो चाहे एक कलेक्टिव लेवल पे बात हो रही हो। इसी प्रकार से एप्लीकेशन बेस्ड अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ ये मोरल स्टैंडर्ड्स पर कंसंट्रेट करता है जो कि बिजनेस पॉलिसियों में अप्लाई की जानी चाहिए, उन संस्थाओं पे और बिहेवियर पे भी अप्लाई की जानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस एथिक्स ही तो एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स है। इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड डेफिनेशन इस प्रकार से तैयार होती है और मोरल डेफिनेशन फिर ट्रेड ऑफ डेफिनेशन भी इसी प्रकार से हो जाती हैं। बिजनेस एथिक्स के कई स्कोप्स हैं जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स, अकाउंटिंग, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस मीटिंग्स, डिजाइन एंड कैपेसिटी ऑफ पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ सोशल इंटरेस्ट एटसेट्रा स्कोप हैं बिजनेस एथिक्स के। और बिजनेस एथिक्स को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो है फैमिली, स्कूल, रिलीजन, peers, colleagues and senior at office, experiences in life, values and morals, threatening situations, organization and social demands, legislation and culture, government rules and regulation, etc. ओके, ये फैक्टर्स हो गए जो कि बिजनेस एथिक्स को प्रभावित करते हैं। फिर बिजनेस में एथिकल प्रिंसिपल्स भी हैं, उनको फॉलो किया जाता है, जैसे कि एक्यूरेट बिजनेस को रिकॉर्ड कीजिए सभी अथॉराइज पर्सन के लिए जो भी उपलब्ध हों, एक्यूरेट बिजनेस रिकॉर्ड बनाइए, है ना। और फेयर वेजेस को पेमेंट कराना सुनिश्चित करिए और एम्प्लॉयज़ के साथ जो ट्रीटमेंट हो फेयर हो। इस प्रकार के एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में फॉलो किए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो सीएसआर वैल्यूज़ हैं इनके कंसेप्ट चलते हैं। बिजनेस एथिक्स में प्रमोशन के बारे में है, तो प्रमोशन कैसे हो सकता है, एजुकेशन एंड परसुएशन, कोड्स ऑफ एथिक्स अगर आप बनाते हैं, मोरल सैंक्शंस भी होती हैं, फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी और अथॉरिटी अगर हो तो इससे बिजनेस एथिक्स में प्रमोशन मिलता है, मतलब बढ़ावा मिलता है इसको। ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिकल इश्यूज हैं वो कई हैं, जैसे टेकिंग कंपनी प्रॉपर्टी और मटेरियल्स फॉर पर्सनल यूज़ के लिए जो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ या मटेरियल ले लेते हैं तो ये इशू बन जाता है। चोरियां भी होती हैं, स्टीलिंग होती है। सीवियरली क्रिटिकल ऑफ कंपिटिटर्स, मतलब अत्यधिक गंभीर कंपिटिटर भी होते हैं, कस्टमर को चीट करना, ओवर सेलिंग, अनफेयर क्रेडिट पॉलिसीज़, ये सभी जो है एथिकल इश्यूज बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो कॉजेज ऑफ एथिकल डायलामा हम ये भी पढ़ते हैं, इसमें कई फैक्टर्स पढ़ते हैं, लाभ हानियाँ, ये तो सब पढ़ते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। तो जैसे कॉजेज है एथिकल डायलामा के, वो कोअर्सन बाय मैनेजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और एम्बिशन, नेगोशिएशंस, अनक्लियर पॉलिसीज,
अनएथिकल कल्चर, मनी एक्सेट्रा। ये कॉजेज बनते हैं एथिकल डायलेमा के। एथिकल डायलेमा का जो लेवल है वो इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है। एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए एक पॉटर बॉक्स मॉडल है। इसमें जो स्टेप शामिल होते हैं इस मॉडल में वो है कि सबसे पहले तो डायलेमा की डेफिनेशन डिफाइन करना, फिर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, फिर डेवलपिंग अकाउंटेबल सिस्टम और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी, फिर रिजल्ट को मॉनिटर करना एंड फ्रेमिंग पॉलिसी को बनाना। इस प्रकार से अब आगे आते हैं तो जस्टिस का कंसेप्ट क्या है वो भी समझना पड़ता है। तो 4 प्रकार के जस्टिस होते हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, रिस्टोरेटिव जस्टिस और रिट्रीब्यूट जस्टिस, कम्यूटेटिव जस्टिस, कम्यूटेरियन जस्टिस। ओके, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स के जो 5 स्रोत हैं, 5 सोर्सेज हैं, वो भी हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच जैसे राइट अप्रोच है, और फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच है, एक कॉमन गुड अप्रोच है, इसे यूनिवर्सलिज्म कहा जा सकता है, कॉमन गुड अप्रोच को। बिजनेस एथिक्स के कुछ पिलर हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ ए गुड कॉर्पोरेट कल्चर एक्सेट्रा। एथिकल प्रोग्राम को डेवलप करने में कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग रेगुलेशंस, डिफाइनिंग एथिकल ट्रेड्स, परफॉर्म SWOT एनालिसिस, इनकॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, फ्रेम द कोड ऑफ एथिक्स एक्सेट्रा। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज, और एलपोर्ट एटल्स के ने क्लासिफिकेशन भी दिया है वैल्यूज का। वैल्यूज को हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चूँकि पढ़ रहे हैं तो ये अलग प्रकार का है, कुछ मिलते जुलते हैं फैक्टर्स। बहरहाल जो वैल्यूज का क्लासिफिकेशन दिया है एलपोर्ट एटल्स ने वो है इकोनॉमिक, थ्योरेटिक, पॉलिटिकल, सोशल, एस्थेटिक और रिलीजियस। अब जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके कंसेप्ट हैं। फिर हम यहाँ पर इनके मॉडल्स भी पढ़ते हैं, समझते हैं CSR के मॉडल्स। इसमें एथिकल मॉडल है, स्टेटिस्ट मॉडल है, लिबरल मॉडल और स्टेक होल्डर मॉडल, कैरोल्स पिरामिड मॉडल भी है। तो इंडियन लॉ और कंप्लाइंस में CSR की जो भूमिका है, CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको हम समझते हैं फिर। और इंटरनेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं CSR पे ही, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। और ये CSR के कुछ ड्राइवर्स हैं जैसे फिलॉसफी और विजन, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्रिएटिंग गुडविल, इन्वेस्टर्स प्रेशर, डिमांड फॉर डिस्क्लोजर, डिसीजंस ऑफ द कस्टमर्स। ये सभी CSR के वो ड्राइवर्स हैं जो चलाते हैं CSR को। CSR के डिमेरिट्स भी हैं, और गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर और क्रेडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस के ये प्रकार के, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो वाले फैक्टर हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर, जैसे कंपनी बोर्ड का स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट जिसमें प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, उसमें कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग कैसे होती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ थ्योरीज हैं जैसे एजेंसी थ्योरी, स्टीवार्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ मॉडल हैं जैसे सिंगल टीयर सिस्टम, 2 टीयर सिस्टम, इंडिपेंडेंट बोर्ड, अमेरिकन मॉडल और एंग्लो सेक्शन मॉडल भी है, जर्मन मॉडल है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल हैं। जापानीज मॉडल है, फ्रेंच मॉडल है, जिससे फ्रेंच मॉडल को लैटिन मॉडल भी कहा जाता है, इंडियन मॉडल भी है। फिर कॉर्पोरेट बोर्ड कमेटीज़, जैसे जिसमें मैनेटरी जो कमेटीज़ होती हैं वो ऑडिट कमेटीज़, मतलब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी,
जो नॉन मैंडेटरी कमेटी होती हैं वो कंप्लायंस कमेटी, जैसे इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म है वो विभिन्न कंपनीज एक्ट को इंश्योर करती है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, इस प्रकार से डिपॉजिटरी एक्ट है 1996। और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग कॉस्ट, सप्लाई ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इत्यादि को का अध्ययन करते हैं या समझते हैं।